गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 12 का पाठ 1 यूनिट 1। इस पाठ का नाम है न्याय यानी कि जस्टिस। न्याय के प्रमुख अवधारणाएं आप इस पाठ में पढ़ेंगे। इस पाठ में आप जानेंगे प्लेटो का न्याय संबंधी विचार क्या था, अरस्तु के न्याय संबंधी विचार क्या थे, और जो मध्यकाल में न्याय संबंधी विचार क्या थे, और आधुनिक समय में किस प्रकार से न्याय को इतना महत्व दिया जाता है। आप सभी इन सभी विषयों की जानकारी आप इस वीडियो में आज हम पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं। तो आप इस वीडियो को समझने का प्रयास करें और लास्ट तक देखें। तो शुरू करते हैं। न्याय की अवधारणा क्या है, इसके बारे में बात करते हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ द जस्टिस। न्याय की संकल्पना प्राचीन काल से ही राजनीतिक चिंतन का महत्वपूर्ण विषय रही है। पश्चिमी परंपरा के अंतर्गत न्याय के स्वरूप की व्याख्या करने के लिए मुख्यतः न्यायपरायण व्यक्ति अर्थात सद्चरित्र मनुष्य के गुणों पर विचार किया जाता था। उसमें इन गुणों की तलाश की जाती थी जो व्यक्ति को न्याय की ओर प्रवृत्त करते हैं। भारतीय परंपरा में मनुष्य के धर्म को प्रमुखता दी गई है। इन दोनों ही मान्यताओं में मनुष्य के कर्तव्य पर बल दिया गया है। यद्यपि आधुनिक चिंतन में न्याय की परिभाषा में परिवर्तन आया है। क्या परिवर्तन है? न्याय प्रत्यय की व्याख्या अलग अलग विचारकों ने अपने अपने ढंग से प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। पाश्चात्य और राजनीतिक विचारक और चिंतन में न्याय के अर्थ को स्पष्ट करने का सर्वप्रथम प्रयास यूनानी दार्शनिक और राजनीतिक विचारक प्लेटो ने किया था। प्लेटो ने अपने दर्शन में न्याय प्रत्यय को मनुष्य के आत्मीय गुणों से माना है। मनुष्य के आत्मीय गुणों से माना है। उनके अनुसार यह वह सद्गुण है जिससे प्रेरित होकर मनुष्य सबकी भलाई में अपना भला ढूंढता है। अरस्तु के अनुसार प्लेटो से लेकर अब तक सभी चिंतकों ने न्याय को महत्वपूर्ण राजनीतिक एवं नैतिक प्रत्यय माना है। एक तरफ न्याय व्यक्ति की निजी चारित्रिक सद्गुण है, वहीं दूसरी तरफ न्याय राजनीतिक और सामाजिक वांछनीय गुणों का प्रमुख अंग माना गया है। इस बात को आप ध्यान रखें। मध्यकाल में ईसाई विचारकों जैसे ऑगस्टाइन है, यूकिनास ने न्याय के बारे में अपने अलग अलग मत दिए हैं और अपने हिसाब से न्याय को परिभाषित करने का प्रयास किया है। आधुनिक चिंतन में प्रारंभिक चरण में हॉब्स, ह्यूम, कार्ल मार्क्स है, अगस्त काम्टे हैं, इन्होंने भी अपने हिसाब से अपने ढंग से न्याय को परिभाषित करने का प्रयास किया है। अब बात करते हैं प्लेटो का न्याय संबंधी विचार। प्लेटो का न्याय से तात्पर्य प्रत्येक व्यक्ति द्वारा अपना निर्दिष्ट कार्य करना ही और दूसरे के कार्यों में हस्तक्षेप न करना ही न्याय है। प्लेटो के अनुसार न्याय क्या है? प्लेटो के अनुसार मनुष्य के द्वारा जो निर्दिष्ट कार्य है उन कार्यों को करना और दूसरे के कार्यों में हस्तक्षेप न करना ही न्याय है। प्लेटो ने न्याय को एक मौलिक सद्गुण मानते हुए कहा है कि हम सभी अपेक्षित हितों को साधने में सहायक होंगे। प्लेटो ने अपनी पुस्तक रिपब्लिक में न्याय को समझाने के लिए पुस्तक 2, पुस्तक 3 और पुस्तक 4 में काफ़ी रोचक विश्लेषण करते हैं। वह सबसे पहले सामाजिक राजनीतिक न्याय की अवधारणा को व्यक्तिगत न्याय से पृथक करने की चेष्टा करता है। इबेस्टिन ने क्या लिखा है? न्याय के विचार विमर्श में प्लेटो के राजनीतिक चिंतन के सभी तत्व निहित है। प्लेटो न्याय के 2 रूप मानता है। वो दो रूप कौन कौन से हैं उनके बारे में बात करते हैं, जिसमें एक है व्यक्तिगत न्याय और दूसरा है सामाजिक न्याय। प्लेटो के अनुसार न्याय 2 तत्वों के रूप में 2 रूप में पाया जाता है, व्यक्तिगत न्याय और दूसरा सामाजिक या राज्य संबंधी न्याय। प्लेटो की मान्यता थी कि मानवीय आत्मा में 3 तत्व पाए जाते हैं। वो 3 तत्व कौन से हैं? देखिए, पहला है बुद्धि,
शौर्य और तृष्णा, ये 3 प्रकार के तत्व मनुष्य के में आत्मीय तत्व पाए जाते हैं, जिसमें पहला जो तत्व है, इन तत्वों की मात्रा के अनुसार वह समाज और राज्य में 3 वर्ग स्थापित कर पाता है। इन तीनों गुणों के आधार पर ही मनुष्य क्या है, समाज या राज्य में 3 प्रकार के जो वर्ग है वो स्थापित कर पाता है, जिसमें पहला वर्ग है शासक वर्ग, यानी कि मनुष्य अपनी बुद्धि और शौर्य से शासक वर्ग स्थापित कर पाता है, जिसमें बुद्धि और शौर्य का अंश पाया जाता है, इस बात को आप ध्यान रखें। दूसरा वर्ग है सैनिक वर्ग, जो समाज की रक्षा करने का कार्य करता है, यानी कि रक्षक वर्ग के अंतर्गत आता है, जिसमें शौर्य और साहस का तत्व सम्मिलित किया जाता है। तीसरा वर्ग है उत्पादक या सहायक वर्ग, जिसके अंतर्गत इंद्रिय तृष्णा या इच्छा तत्व की प्रधानता पाई जाती है। यानी कि जो तीसरा तत्व है वो उत्पादक वर्ग यानी कृषि संबंधी कार्य, यानी कि जो ऊपर के तीनों वर्ग है उनकी सेवा करने का कार्य जो दिया गया है वो उत्पादक वर्ग को या सहायक वर्ग को दिया गया है, जो अपनी शारीरिक श्रम से इन तीनों वर्गों की सेवा करता है। सभी मनुष्य में 3 तत्व न्यूनाधिक मात्रा में पाए जाते हैं, परंतु जिस प्रकार न्याय की मात्रा प्रधान रूप में पाई जाती है उसके सद्गुणों से प्रवृत्त करता है। प्लेटो न्याय को आत्मा का मानवीय गुण मानता है। प्लेटो के अनुसार आत्मा में निहित न्याय का विचार वास्तव में राज्य में निहित न्याय का सादृश्य है। जिस प्रकार व्यक्ति की आत्मा में विद्यमान न्याय व्यक्तित्व के विभिन्न पक्षों को परस्पर संतुलित करता है, उसी प्रकार राज्य में व्याप्त न्याय समाज में तीनों वर्गों में सामंजस्य स्थापित करने का कार्य करता है। प्रत्येक व्यक्ति को वह कार्य करने चाहिए, यहाँ रह गया था अपना, हाँ, प्रत्येक व्यक्ति को वो सभी कार्य करने चाहिए जो क्या है उसका निर्दिष्ट कार्य है। उन निर्दिष्ट कार्यों से बाहर जाकर किसी प्रकार का कोई कार्य नहीं करना चाहिए। अगर वो करता है तो वो न्याय नहीं है। इसी तरह राज्य के इन तीनों वर्गों को भी अपने अपने निर्दिष्ट कार्य करने और अपने कार्य क्षेत्र में ही कार्य करने के लिए पाबंद किया जाता है। अगर ये तीनों जो वर्ग हैं ये अपने निर्धारित कार्य को नहीं करते हैं या किसी दूसरे को निर्धारित कार्य उसमें हस्तक्षेप करते हैं तो ऐसी स्थिति में न्याय नहीं माना जाएगा। प्लेटो ने अपने न्याय संबंधी सिद्धांत को नैतिक और सिद्धांत के रूप में प्रतिपादित करने का प्रयास किया, जिसे कानूनी सिद्धांत के रूप में मान्यता दी गई है। इनका न्याय सिद्धांत कार्य विश्लेषण के सिद्धांत पर आधारित है, जो प्रत्येक व्यक्ति को समाज के प्रति योगदान हेतु प्रेरित करता है। तो ये तो था अरस्तु के प्लेटो का न्याय संबंधी विचार। अब बात करते हैं अरस्तु के न्याय संबंधी विचार। 12th क्लास का पाठ 1 आप पढ़ रहे हैं, अध्याय 1 यूनिट 1 न्याय जस्टिस आप पढ़ रहे हैं। अरस्तु के न्याय संबंधी विचार। प्लेटो के शिष्य अरस्तु के अनुसार न्याय का सर्वकार मानवीय संबंधों के नियमन से है। अरस्तु का विश्वास था कि लोगों के मन में न्याय के बारे में एक जैसी धारणा के कारण ही राज्य अस्तित्व में आता है। प्लेटो का मानना था कि लोगों के मन में न्याय के बारे में एक जैसी धारणा के कारण ही क्या है राज्य का निर्माण होता है, राज्य अस्तित्व में आता है। इन मानकीय धारणा के रूप में न्याय समग्र सात्विकता को प्रतिबिंबित करता है। अब न्याय अरस्तु के अनुसार न्याय की कुछ अलग अलग प्रकार बताए गए हैं। वो कौन कौन से हैं, जिसमें पहला प्रकार है विवरणात्मक न्याय। अरस्तु के अनुसार विवरणात्मक न्याय क्या, इसके बारे में बात करते हैं। अरस्तु विवरणात्मक न्याय के अंतर्गत शक्ति और संरक्षण का वितरण शक्ति की योग्यता और उसके योगदान के अनुरूप करने की बात करता है। वह अनुपातिक समानता का पक्षधर है। समानता की इस अवधारणा के अनुसार लाभ एवं उत्तरदायित्व व्यक्ति की क्षमता और सामर्थ्य के अनुपात में होना चाहिए, ऐसा अरस्तु का मानना है। दूसरा जो है अरस्तु के अनुसार न्याय का जो प्रकार है वो है सुधारात्मक न्याय। अरस्तु का सुधारात्मक न्याय से तात्पर्य ऐसे न्याय से है
नागरिकों के अधिकारों की अन्य व्यक्तियों के द्वारा हनन की रोकथाम पर बल देता है। सुधारात्मक न्याय क्या है? अरस्तु ऐसे न्याय की कल्पना करता है जो क्या है, कुछ मनुष्य के द्वारा दूसरे मनुष्य के अधिकारों के उल्लंघन होने पर या उनके अधिकारों का हनन हो जाने पर वो क्या करता है, उनके सुधारात्मक न्याय की उनको रोकने की बात करता है, उन पर प्रतिबंध लगाने की बात करता है। अरस्तु के अनुसार सुधारात्मक न्याय में राज्य का उत्तरदायित्व है कि वह व्यक्ति के जीवन, उसकी संपत्ति, सम्मान और उसकी स्वतंत्रता की रक्षा करे। अरस्तु के अनुसार राज्य का यह कर्तव्य है कि वह क्या करे, नागरिकों के जीवन, उनके जीवन की रक्षा करे, उनकी संपत्ति, उनके सम्मान की और उनके आत्मसम्मान, उनके जीवन की और उनकी स्वतंत्रता की रक्षा करे। यही क्या है, राज्य का पहला धर्म है, पहला कर्तव्य राज्य का यही है। इस प्रकार विवरणात्मक न्याय से प्राप्त मनुष्य के अधिकारों की रक्षा के लिए राज्य द्वारा दी गई व्यवस्था को सुधारात्मक न्याय की संज्ञा दी जा सकती है। अब बात करते हैं अगला जो है वो है सुधारात्मक न्याय, आपने पढ़ा। अब बात करते हैं मध्यकाल में न्याय संबंधी विचार। मध्यकाल में न्याय संबंधी विचार क्या है? द कॉन्सेप्ट ऑफ द जस्टिस इन मिडल पीरियड। संत ऑगस्टाइन ने अपने ईश्वरीय राज्य के सिद्धांत को प्रतिपादित करने में न्याय को उसका सबसे महत्वपूर्ण अपरिहार्य तत्व माना है। संत ऑगस्टाइन ने अपनी पुस्तक द सिटी ऑफ गॉड में उन्होंने लिखा है, वो कहते हैं, वो क्या लिखते हैं अपनी पुस्तक, ऑगस्टाइन अपनी पुस्तक में लिखते हैं कि जिन राज्यों में न्याय विद्यमान नहीं है वह राज्य केवल चोर उच्चकों की खरीद फरोख्त है। ये इन्होंने अपनी पुस्तक द सिटी ऑफ गॉड में कहा है। ऑगस्टाइन परिवार, लौकिक और ईश्वरीय राज्य के संदर्भ में न्याय की विवेचना करते हैं। व्यक्ति द्वारा ईश्वरीय राज्य के प्रति कर्तव्य पालन को ही न्याय मानते हैं। उनका मानना है कि व्यक्ति को क्या है, ईश्वरीय राज्य यानी कि जो राजा है, उन्होंने जिस राज्य में जो रहते हैं उस राज्य के नियमों को मानना और उनके अनुसार उनके कर्तव्यों का पालन करना ही क्या है, न्याय है। मध्यकाल में थॉमस एक्विनास कानून व न्याय को परस्पर संबंधित मानते हुए न्याय को निम्नलिखित रूप से परिभाषित करने का प्रयास किया है। न्याय एक व्यवस्थित और अनुशासनात्मक जीवन व्यतीत करने तथा उन कर्तव्यों का पालन करने में निहित उसकी व्यवस्था की मांग करती है। थॉमस एक्विनास समानता को ही न्याय का मौलिक तत्व मानते हैं। अब बात करते हैं आधुनिक काल में न्याय संबंधी विचार। आधुनिक काल में न्याय संबंधी विचार। आधुनिक युग में डेविड ह्यूम 1711 से 1776 ने यह मत व्यक्त किया है कि न्याय का अर्थ नियमों का पालन करना मात्र है, क्योंकि अनुभव से यह सिद्ध हो चुका है कि यह नियम सर्वहित का आधार है। अतः सर्वहित का सार्वजनिक उपयोगिता को न्याय का एकमात्र स्रोत होना चाहिए। मनुष्य की प्रकृति, तर्क बुद्धि व अनुबंध इन नियमों का स्रोत ढूंढने का कोई लाभ नहीं है, या फिर उपयोगितावाद के समर्थक जैसी बेथम ने कहा है कि प्राकृतिक कानून, शरीकी नियमावली यथार्थ नियमों की मूल्यों को धुंधला कर देती है। सार्वजनिक वस्तुओं सार्वजनिक वस्तुओं, सेवाओं इत्यादि का विवरण उपयोगिता के आधार पर होना चाहिए, जिसका सूत्र अधिकतम लोगों को अधिकतम सुख पहुंचा सके। जॉन स्टुअर्ट मिल ने न्याय को सामाजिक उपयोगिता का सबसे महत्वपूर्ण तत्व मानते हुए उन्होंने कहा है, क्या कहा है इसके देखते हैं। मनुष्य अपने लिए सुरक्षा की कामना करते हुए, इसलिए वे नैतिक नियमों को स्वीकार कर लेते हैं, जिससे दूसरों को भी उनकी सुरक्षा और उनके सामाजिक और आर्थिक और राजनीतिक सुरक्षा की उनको कमी महसूस होती है। तो ऐसे न्याय की कल्पना
नहीं करनी चाहिए। अतः उपयोगिता को ही न्याय का मूल मंत्र माना है। वर्तमान में प्राकृतिक न्याय या कोरी उपयोगिता पर आधारित न्याय की संकल्पना में विश्वास करना नहीं किया जा सकता। वस्तुतः प्राकृतिक कानून, नियमों, प्राकृतिक अधिकारों या सार्वजनिक उपयोगिता के स्वरूप में कोई सर्वमत मान्यता विकसित नहीं की गई है। आज न्याय के संबंध में केवल ऐसी संकल्पना को स्वीकार कर सकते हैं जिसका निर्माण मनुष्य के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक यथार्थ को सामने रखकर किया जा सकता है। वर्तमान में न्याय की जो संकल्पना है, न्याय का जो वर्तमान में जो आधार है वो क्या माना गया है? वर्तमान में न्याय जो है वो क्या है? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय ही क्या है? यथार्थ के रूप में यथार्थ में समझकर उनको न्याय की कल्पना की जा सकती है। जॉन रॉल्स के न्याय संबंधी विचार, द कॉन्सेप्ट ऑफ द जस्टिस, जॉन रॉल्स। जॉन रॉल्स ने अपनी पुस्तक द थ्योरी ऑफ जस्टिस में आधुनिक परिप्रेक्ष्य में सामाजिक न्याय का विश्लेषण किया है। रॉल्स न्याय के उस परंपरागत विचार से असंतुष्ट है जो एक सामाजिक संस्था को न्यायबद्ध बनाने पर बल देते हैं। वे इस बात से भी असहमत है जिसमें परस्पर न्याय के प्रतिपादक राजनीतिक और सामाजिक नीतियों को सही ठहराते हैं। उन्होंने उपयोगितावादियों के अधिकतम व्यक्तियों के लिए अधिकतम सुख पर आधारित न्याय की जो धारणा है उसको त्रुटिपूर्ण बनाते हुए इस बात का वो खंडन करते हैं। तो आज के लिए इतना ही विद्यार्थियों। मिलते हैं फिर से अगले वीडियो में। अगले वाले वीडियो में हम बात करेंगे इस पाठ के कुछ विद्वानों के न्याय संबंधी विचार रह गए हैं जिसमें भारतीय राजनैतिक चिंतन में संबंधित न्याय है, इनके बारे में अगले वाले वीडियो में बात करेंगे। तो आप इस वीडियो को फिर से देखें। अगर कोई बात समझ में नहीं आई है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं या व्यक्तिगत रूप से आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। तो मिलते हैं फिर से अगले वाले वीडियो में। धन्यवाद।